This analysis is a short for analysis of variance. In the previous lecture we talked about t-test and we saw और हमने देखा कि हम कैसे मीन को कंपेयर करते हैं across the two categories of one independent variables. And I told you that अगर हमारी वो कैटेगरीज दो से ज़्यादा हैं तो हम उस पर टी टेस्ट नहीं लगा सकते. We would have to move towards another analysis. And what is that another analysis? That is ANOVA. अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरीज दो से ज़्यादा हैं तो हम उसके लिए जो मीन बेस्ड कंपैरिजन का एनालिसिस लगाएंगे दैट वुड बी अनोवा. अब अनोवा में हमारे पास जो हम मीन की इन्फेरेंसेस निकालते हैं दोज इन्फेरेंसेस आर बेस्ड ऑन वेरिएंसेस कि एक ग्रुप डीवी पे कैसे वेरी कर रहा है एज कंपेयर टू अनदर ग्रुप. हमारे पास यहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे. डू रिमेंबर दिस थिंग, अनोवा में वी वुड हैव three categories, three groups of one independent variable. Okay, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तीन कैटेगरीज और तीन ग्रुप्स होंगे और हम देखेंगे कि वो तीनों ग्रुप्स डीवी पे कैसे वेरी कर रहे हैं in comparison to each other. That's the theory behind analysis of variance. अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो हमारे पास दो तरह का हो सकता है. जैसे हमने देखा टी टेस्ट हमारे पास तीन तरह का था. वन सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल एंड पेयर्ड सैंपल, रिपीटेड मायर जैसे हमने कहा था. सिमिलरली अनोवा भी हमारे पास दो तरह का है. एक हमारे पास इंडिपेंडेंट है बिटवीन ग्रुप्स जिसमें जो ग्रुप्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम each other. हर ग्रुप में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं. दैट इज द इंडिपेंडेंट सैंपल बिटवीन ग्रुप डिजाइन. और दूसरा जो हमारे पास टाइप है दैट इज द रिपीटेड मेयर. रिपीटेड मेयर में अब हमारे पास पार्टिसिपेंट सेम है लेकिन हमने उनको मेयर तीन डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे, तीन डिफरेंट ओकेजन्स पे या तीन डिफरेंट आइटम्स पे किया हुआ है, but with the same response, of course. So that is the repeated Mayer design, also known as within group design. These are the two types of analysis of variance which we will be discussing in this lecture. So ANOVA के लिए अब हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? ANOVA के लिए हमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा अपना फैक्टर कहते हैं. उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, डिफरेंट लेवल्स होंगे, सॉरी, उस एक फैक्टर के डिफरेंट लेवल्स होंगे. अब वो जो लेवल्स हैं वो हमारी ग्रुप्स होंगे या वो हमारी कंडीशंस होगी. one thing again, I'm reiterating this point, that your groups, your condition, your level of the independent variable should be 3 or more than 3. अगर 3 से कम है, 2 हैं तो हम टी टेस्ट लगाएंगे. अगर 3 या 3 से ज़्यादा हैं only then we will be moving towards ANOVA. But one independent variable and one dependent variable, एक से ज़्यादा नहीं होंगे. IV भी और DV भी. अगर IV एक से ज़्यादा होगा, अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होगा तो हम फिर हमारा टू वे ANOVA आ जाएगा which we will not be covering in this course. That comes under the advanced statistics. यहाँ पे सिर्फ एक IV होगा और एक ही DV होगा which has been measured on a continuous scale. This is scale पे measure किया गया जो हमारा continuous variable है. अगेन हमारा डीवी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता. अगर डीवी एक से ज़्यादा होगा तो दैट इज द मल्टीवेरिएट एनालिसिस व्हिच अगेन वी विल नॉट बी कवरिंग हियर. अब यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ANOVA. एक तो एग्जांपल आपके सामने है कि आई वांट टू सी कि मेरे पास तीन डिफरेंट क्लासेस हैं और तीन डिफरेंट क्लासेस को मैंने तीन डिफरेंट तरह से पढ़ाया है. टीचिंग स्टाइल तीनों क्लासेस के लिए डिफरेंट है. एक के लिए हम सारी क्लास की एक्टिविटी करवाते हैं, एक क्लास में हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना के एक्टिविटी करवाते हैं, एक में हम कंप्यूटर एक्टिविटीज़ करवाते हैं. और उसके बाद मैंने देखना है कि हर क्लास के स्टूडेंट्स का स्कोर मैथ्स टेस्ट पे कितना है. दैट इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल.
दैट इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल। आईवी भी एक है, दैट इज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, लेकिन उस आईवी की तीन कैटेगरीज हैं, उस आईवी के तीन लेवल्स हैं। ओके, for instance, I want to see the life satisfaction among different socioeconomic status. मैं देखती हूँ कि लो, मिडल और हाई में लाइफ सेटिस्फैक्शन कैसे डिफर कर रही है। सो यहाँ पे माई डीवी इज लाइफ सेटिस्फैक्शन, माई आईवी इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और उस आईवी के तीन लेवल हैं, दैट इज हाई, मिडल एंड लो। सो दिस इज व्हाट वी नीड फॉर आवर अनोवा। अब अनोवा जो है दैट बेसिकली अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि वी नीड वी इन्फर द मीन फ्रॉम वेरिएंसेस। अब अनोवा जो है वो डिपेंड करता है एफ रेशो पे। जैसे टी टेस्ट में हमारे पास टी स्टेटिस्टिक्स आए थे, हमारे पास टी की वैल्यू आई थी। अनोवा में आपके पास आती है एफ की वैल्यू। अब हमारे पास एफ की वैल्यू हमें बताती क्या है? एफ की वैल्यू हमें ये बताती है कि जो हमारी वेरिएंस है बिटवीन ग्रुप्स, हमारे तीन ग्रुप्स हैं। ओके, जस्ट टू रिमेम्बर दिस, तीन ग्रुप्स हैं, उन तीनों ग्रुप्स की वेरिएंस कितनी ज्यादा या कितनी कम है देन द वेरिएंस जो कि उस एक ग्रुप के अंदर है। let me simplify this thing for you. It can be a little difficult to understand. So what happens in the f ratio, हम basically ये देखते हैं कि मैथ्स टेस्ट के स्कोर, लेट्स टेक आवर एग्जांपल ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। मैथ्स टेस्ट के स्कोर कर कितने डिफर किए हैं इन वन क्लास एंड क्लास टू एंड इन क्लास थ्री। जो तीन डिफरेंट मेरे पास क्लासेस हैं, उन तीनों क्लासेस के कंबाइंड स्कोर जो है, उनका मीन जो है फॉर इंस्टेंस कितना डिफर कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, दैट इज द बिटवीन ग्रुप वेरिएंस। ठीक है, एक ग्रुप का स्कोर दूसरे ग्रुप के स्कोर से और तीसरे ग्रुप के स्कोर से कितना डिफर कर रहा है, दैट इज अ बिटवीन ग्रुप वेरिएंस। ये मेरे पास एक तरह की वेरिएंस आ गई। दूसरी तरह की वेरिएंस है विद इन द ग्रुप। अब एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर एक दूसरे से कितना डिफर कर रहा है। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर मैं वेरिएंस विद इन ग्रुप को देखती हूँ तो वेरिएंस विद इन ग्रुप मुझे ये बताता है कि जी जो क्लास के अंदर जितनी भी वेरिएंस आई है विद इन वन क्लास, फॉर इंस्टेंस एक क्लास जिसमें मैंने कंप्यूटर पे एक्टिविटीज करवाई थी, उसके अंदर पार्टिसिपेंट के स्टूडेंट के स्कोर में जितनी भी वेरिएंस आई है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम एरर। ठीक है, आपका कोई भी हो सकता है, आपका सैम्पलिंग एरर हो सकता है, आपके डेमोग्राफिक्स में डिफरेंस हो सकता है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एरर विद इन ग्रुप। लेकिन जो बिटवीन ग्रुप वेरिएंस है, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस जो आई है वो मेरे डीवी की वजह से आई है, वो मेरे आईवी की वजह से आई है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा मैथ स्कोर है उसमें ग्रुप्स में जो वेरिएंस आई है, बिटवीन ग्रुप्स जो वेरिएंस आई है वो मेरे आईवी की वजह से आई है, दैट इज द टीचिंग स्टाइल। ठीक है, बिटवीन ग्रुप। अब मुझे यहाँ पे एफ रेशो में ये डिटरमिन करना होता है कि बिटवीन ग्रुप वेरिएंस ज्यादा है या विद इन ग्रुप वेरिएंस ज्यादा है। बिटवीन ग्रुप वेरिएंस ज्यादा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि यस, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है दैट इज करेक्ट, कि आईवी की वजह से डीवी में चेंज आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और मुझे पता चलता है कि मेरी विद इन द ग्रुप वेरिएंस ज्यादा है, जो किसी एरर की वजह से आ रही है, वो वेरिएंस ज्यादा है, तो फिर मेरा जो हाइपोथेसिस है दैट इज नॉट करेक्ट। जितना भी डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज सर्टेन एरर, दैट इज बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग बायस, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेमोग्राफिक वेरिएबल or any other thing. So this is what F ratio means. It is determined simple by the formula variance between the groups divided by the variance within the group. लार्ज एफ रेशो होगी तो हमें पता चलेगा कि जो वेरिएबिलिटी आ रही है ग्रुप्स के बीच में वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रही है, क्योंकि हमारी ऊपर वाली वैल्यू दैट इज द बिटवीन ग्रुप, वो वैल्यू वेरिएंस की ज्यादा है। ठीक है, अगर वैल्यू हमारी छोटी आ रही है एफ की, एफ रेशो कम आ रही है, तो हमें पता चलेगा कि हमारी वेरिएंस विद इन द ग्रुप ज्यादा है, दैट इज बिकॉज ऑफ एरर एंड आवर हाइपोथेसिस इज नॉट बीइंग जस्टिफाइड। So that is the core of ANOVA, analysis of variance. Hypothesis, let's see कि हम किस तरह के hypothesis पे अपना
एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाते हैं। नल हाइपोथेसिस जो हमारा होता है, दैट इज हम नल में अज्यूम करते हैं कि सबका मीन, सारे ग्रुप का मीन सिमिलर होगा। और हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस होता है कि एक ग्रुप में डिफरेंस आएगा, एटलीस्ट एक मीन जो है वो बाकी सारे मीन से डिफरेंट होगा, और वो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ आर आईवी, हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के मीन में डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, अनोवा हमें ये तो बता देता है कि डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस। अनोवा हमें सिर्फ ये बताएगा यस देयर इज अ डिफरेंस एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब किन दो ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये हमें पता चलेगा पोस्ट होक एनालिसिस से। दिस इज अनदर एनालिसिस व्हिच इज रन इन एडिशन टू अनोवा। अनोवा के साथ ही हमें पोस्ट होक एनालिसिस भी रन करना होता है, क्योंकि अनोवा हमें सिर्फ ये बता देता है कि यस देयर इज अ डिफरेंस, बट इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि किन दो ग्रुप्स में डिफरेंस है, तो हमें उसके लिए पोस्ट होक एनालिसिस लगाना पड़ेगा। वी गोना सी हाउ यू कैन डू दैट, हम ये साथ साथ इसको देखेंगे। लास्ट थिंग, प्लांट कंपैरिजंस या कंट्रास्ट कंपैरिजन। व्हाट डज दिस मीन्स? अब जब आप एनालिसिस लगाओगे पोस्ट होक, तो वो हर एक ग्रुप को हर एक दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर कर देगा। प्लांट कंपैरिजन या कंट्रास्ट कंपैरिजन हमें इस तरह से हेल्प करते हैं कि हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, एनालिसिस बनाने से पहले ही हमें डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में कंपैरिजन चाहिए, और फिर हम एसपीएसएस को उसी तरह से डिक्टेट कर देते हैं कि हमें ये प्लान कंपैरिजन चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू कैरी आउट द प्लान कंपैरिजंस। So let's see here. This is an example of ANOVA with post hoc. Research question जो है हमारा, that is there a difference in optimism score for young, middle aged and old participants? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारा जो DV है, that is optimism, that is a continuous variable that has been measured on scale, रेशो या इंटरवल पे, यूजुअली इंटरवल पे मायर किया गया है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल डीवी ऑप्टिमिज्म। और जो हमारा आईवी है, दैट इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल विद 3 कैटेगरीज, young, middle aged and old participants. So that here you can see. अब वन वे एनालिसिस हमने लगा लिया, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये हमें बताएगा कि डिफरेंस है या नहीं है, तीनों ग्रुप्स में डिफरेंस है या नहीं है। अब मैं कहती हूँ मुझे ये देखना है कि किस में ज्यादा और किस में कम है, यंग में ज्यादा है, मिडिल में ज्यादा है या ओल्ड में ज्यादा है। माई पोस्ट हॉक वुड टेल मी दैट कि अब वो डिफरेंस है वो कहाँ लाए कर है। ओके, देर आर सर्टन assumptions अगेन अनोवा के लिए। अनोवा इज अ पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स, अगर हमारे पास हमें पैरामेट्रिक लगाना है तो हमें assumptions को फुलफिल करना पड़ेगा, विच आई एम गोना जस्ट टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अगर हमारी वो assumptions मीट नहीं हो रही, तो फॉर्चुनेटली जैसे हमारे पास टी टेस्ट के ऑल्टरनेटिव थे नॉन पैरामेट्रिक, सिमिलरली हमारे पास अनोवा इंडिपेंडेंट सैंपल के भी ऑल्टरनेटिव हैं, दैट इज कर्स्कल वॉलिस टेस्ट, that is a non-parametric alternative for ANOVA. What are the assumptions? अब assumptions क्या हैं? Assumptions हमारी more or less they are the same. Normality, हमारा data normally distributed होना चाहिए, skewness और kurtosis नहीं होना चाहिए, distribution sample की bell shaped होनी चाहिए, जो भी हमारी normality की assumptions होती हैं। The next assumption is sample independence. हम लोगों ने विच इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो एक ऑब्जर्वेशन है, एक पार्टिसिपेंट का स्कोर दूसरे पार्टिसिपेंट के स्कोर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट। सैम्पल इंडिपेंडेंस, वेरिएंस इक्वालिटी, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, होमोस्किडास्टिसिटी, वी हैव डिस्कस्ड इट प्रीवियसली टू, कि आपका जो डेटा है वो इक्वली वेरी करना चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि दिस होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कैन बी टेस्ट थ्रू लेविन्स टेस्ट। अब अगर हमारे पास एक छोटा सा इशू आ गया है कि हमारी जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अब वो वेरिएंसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो नाउ व्हाट वी आर गोना डू। अब इसके लिए हमारे पास एक बड़ी
आसान सी चीज़ है जो कि हम कर सकते हैं, दैट इज हम एनालिसिस रन करते हुए हम एसपीएसएस से दो मजीद स्टेटिस्टिक्स मांग सकते हैं, दैट इज वेल्श एंड ब्राउन फ्रोथे। अब इससे क्या होगा कि अगर हमारी होमोजेनिटी की जो अजम्पशन है वो वायलेट हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग एफ रेशो जो हम नॉर्मली रिपोर्ट करते हैं, हम वेल्च या ब्राउन फ्रोथे स्टेटिस्टिक्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसकी एफ रेशो और उसका डीएफ और उसकी सिग्निफिकेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं, दैट बेसिकली करेक्ट्स द violation of the assumption of homoscedasticity. This makes it very easier for us basically कि अगर हमारी assumption violate हो भी रही है, still we can run the analysis and we have a way to rectify it. So this is a method how you can conduct the ANOVA, which we're gonna run in a minute. But before running the analysis, one important thing which I would like to mention here is a post hoc test. अब हमारे पास जब आप पोस्ट होक के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यू वुड सी यू हैव सो मेनी ऑप्शंस फॉर पोस्ट होक टेस्ट। आपको कौन सा पोस्ट होक टेस्ट लगाना है? here comes into the play रोल ऑफ थीरी। आपकी थीरी अगर स्ट्रांग होगी, आपको पता होगा कि कौन सा पोस्ट ऑफ टेस्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। लेकिन अगर आपको थीरी नहीं पता होगी तो इट वुड बिकम अ लिटिल ऑफ द टास्क फॉर यू। यहाँ पे हम चार पोस्ट ऑफ टेस्ट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज ट्यूकी। ट्यूकीज आप ट्यूकी पोस्ट ऑफ टेस्ट आप तब लगाते हो जब आपका सैंपल साइज तीनों कैटेगरीज में बिल्कुल सेम। ओके, यहाँ पे हम वो पोस्ट ऑफ टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल साइज। सैंपल साइज सेम है ट्यूकीज, सैंपल साइज थोड़ा सा डिफरेंट है गैब्रियल, सैंपल साइज काफी ज्यादा डिफरेंस है हॉकबर्ग्स G2। ओके, तीन टेस्ट हैं, सैंपल साइज सेम है, आप ट्यूकीज पोस्ट हॉक लगाओगे। सैंपल साइज आपका थोड़ा सा डिफरेंट है गैब्रियल, काफी ज्यादा डिफरेंट है हॉकबर्ग। द लास्ट थिंग हियर इज अगर आपकी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की वायलेशन असम्पशन वायलेट हो रही है, होमोस्किडास्टिसिटी की वायलेशन हो रही है, तो आपके लिए एक पोस्ट ऑफ टेस्ट है दैट इज गेम्स हावेल। आप वो पोस्ट ऑफ टेस्ट रन कर सकते हो for your ANOVA. Let's see how we can run the analysis. हम ये analysis run कैसे करते हैं? Let's see that. यहाँ पे I have this data again from the whole data set of Andy field. यहाँ पे अब मेरे पास तीन चीजें हैं। Person, this is just the ID. There is a dose and there is a libido. अब यहाँ पे जो मेरी dose है, that is my IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि यहाँ से भी आप देख सकते हो नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल है। मुझे लेट मी गिव अ लिटिल बैकग्राउंड फॉर दिस। ये बेसिकली दिस इज अ डोज ऑफ वायाग्रा। यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि वायाग्रा की डोज कितनी दी गई है, उसकी वजह से लिबिडो पे क्या इम्पैक्ट आता है। लिबिडो इज मेजर्ड ऑन स्केल, that is our requirement. Viagra is our, sorry, dose of Viagra is our categorical variable. यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, one is for placebo, second is for low dose, third is for high dose. अब हमें इन तीनों में डिफरेंस देखना है कि अगर इन तीनों की वजह से, प्लेसिबो, लो डोज और हाई डोज की वजह से हमारी लिबिडो में कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो किन में डिफरेंस आ रहा है। let's see how we can run the analysis. Let's see how we can run the ANOVA here. You just simply have to go to analyze, compare means, and one way ANOVA. One way ANOVA, it would ask for your factor. Factor, I told you, factor is our IV. हमारा IV होता है, that is the dose of Viagra. DV is our libido. Libido is dependent on the dose of Viagra. पोस्ट होक पे हम जाते हैं क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट सेम है। we're gonna select Tukey's, continue options. I need descriptives, I need homogeneity of variance test, I need brown froth, I need Welch, and I need mean plot. I need all of these things. Make sure that you tick mark all these things. Continue and okay. Here you go. Here I have my
here I have my टेस्ट रिजल्ट्स। अनोवा के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। लेट्स सी वन बाय वन, इसको एक एक करके हम एनालाइज करते हैं। मुझे तीनों कैटेगरीज का मीन दे दिया है यहाँ पे, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है यहाँ पे। इसका मीन क्या है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है लिबिडो के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास लेविन्स टेस्ट आया है। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस बेस्ड ऑन मीन्स, आई एम गुड टू गो, दिस इज सॉरी सिग्निफिकेंस, आई एम गुड टू गो, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी टेस्ट हम करते हैं अपनी assumptions को टेस्ट करने के लिए, दे शुड बी नॉन सिग्निफिकेंट इन ऑर्डर फॉर दैट assumption टू बी met। अगर मेरा वो टेस्ट नॉन सिग्निफिकेंट है तो मैं ये अज्यूम कर लूंगी कि यस मेरी जो assumption है वो मीट हो रही है, और अगर मेरे टेस्ट के रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं तो वो मेरी assumption वायलेट हो रही है। So here, yes, my assumption is being met. So I'm gonna move forward here. F ratio मेरे पास 5.1, significance, yes it is significant, there is a difference। अब इधर से मुझे पता चला है कि yes there is a difference। ठीक है, इन तीनों कैटेगरीज में significant difference है, difference तो है ही, मीन से मैं बता सकती हूँ कि yes there is a difference, लेकिन is that difference significant, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि yes that difference is significant। अब मैंने एक चीज स्टैब्लिश कर ली कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब वो डिफरेंस कहाँ लाई कर है वो मुझे पता चलेगा यहाँ से, मल्टीपल कंपैरिजंस टू कीज। यहाँ से मैं कंपेयर करूंगी प्लेसिबो और लो डोज में, सिग्निफिकेंट नहीं, प्लेसिबो और हाई डोज में यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्लेसिबो एंड हाई डोज में minus। अब now this is a little tricky, post hoc is a little tricky but very easy to understand। एक दफा अगर आपको ट्रिक समझ आ जाए तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो सकता है अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे आप देखो ऊपर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस i माइनस जे, i रिप्रेजेंट्स दिस, j रिप्रेजेंट्स दिस। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे मीन डिफरेंस की वैल्यू -2.8 है तो दैट मीन्स कि दिस वैल्यू इज हाई। अब इन दोनों में प्लेसिबो और हाई डोज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और ये मुझे बता रहा है ये साइन के हाई डोज में जो लिबिडो की जो अमाउंट है वो ज्यादा है। ठीक है, देयर लाइज द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है और किस कैटेगरी में ज्यादा आ रहा है, डीबी की वैल्यू ज्यादा है या किस में डीबी की वैल्यू कम है। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एंड दैट्स इट। प्लेसिबो से हाई डोज में significant difference है with the amount of libido more in high dose category। This would be my interpretation of post hoc comparison। uh, let's see here। अब for instance मेरी यहाँ पे जो results हैं वो significant आ जाते हैं। What I would have done is that reported these statistics asymptotically f distribution। ठीक है, यहाँ पे अब ये f में रिपोर्ट करके इसके साथ ये सिग्निफिकेंस रिपोर्ट करती, या तो वेल्श या ब्राउन फोर्थ है, कोई भी इनमें से, अगर मेरी ये वाली एजम्पशन वायलेट हो रही होती। So that's about how you can run your analysis in ANOVA, and this is the mean plot। It indicates कि इसका mean कहाँ है, इसका, it's just give you a little picture कि how your DV is changing across your different categories। It's just give you a little picture of that। So you can see here। Let's move ahead। दिस इज अ टेबल ऑफ अनोवा। अनोवा का टेबल आपने कैसे बनाना है, प्रिटी सिंपल। तीनों ग्रुप्स के नाम लिखने हैं, आपके कौन से ग्रुप हैं। मेरे पास प्लेसिबो था, लो डोज, हाई डोज, उनमें कितने कितने पार्टिसिपेंट थे, उनकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आई जस्ट शोड यू, उनकी एफ रेशियोस आर डी एफ और उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू। एंड दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर अनोवा। आप अनोवा को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो, आपने कौन कौन सी वैल्यूज लिखी, मीन लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम and significance level, and this is a simple interpretation of your ANOVA। A main effect of fear in school, यहाँ पे this is a little different than what the analysis we conducted। The main effect of Viagra, for instance, the main effect of Viagra was found in libido। I'm just interpreting it according to our analysis। F के साथ आप यहाँ पे DF रिपोर्ट करोगे, DF रिपोर्ट करके F की रेशियो, सिग्निफिकेंस, और फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ यहाँ पे दैट
high dose, the individual with higher dose had significantly more libido than individuals with placebo, और साथ में उनके mean और standard deviations report कर सकते हो. So that's about independent sample ANOVA. आपका जो between subject ANOVA आता है, that is